नमस्कार साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। RWA के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। जिन बच्चों का सपना है CRPF, CISF, BSF, HCM एंड ASI बनना, उन बच्चों के लिए जी के सब्जेक्ट की एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी का क्लास में स्वागत है। जितने भी बच्चे क्लास में लाइव आ चुके हैं, राहुल सेन जी, गोपाल जी, कल्पना जी, शिवम जी, रंजीत जी, अंजलि जी, सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में जी के स्पेशल सारी सब्जेक्ट्स का निचोड़ मिलेगा। साइंस का भी, करंट अफेयर्स का भी, ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी, पॉलिटी का भी, इकोनॉमिक्स का भी। तो आपने जितनी तैयारी अब तक की है उसको परख लीजिए आज की क्लास में। पहला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रश्न कठिन लगे तो हिम्मत मत हारिएगा। हिम्मत से सभी प्रश्नों को आपको देखना है, समझना है और फिर जवाब देना है। ठीक है। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे साथ पांव पांव चली। सफर जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, और वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली, छांव छांव चली। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जिसने कठिनाइयों का सामना नहीं किया उसने जिंदगी में क्या देखा। तो पहला प्रश्न बच्चा स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। देखिए, आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन हिमालय, ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन गोदावरी और ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन यमुना। 4 ऑप्शंस हैं मेरे भैया। इन 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन करके आप लोगों को मुझे बता देना है कि गुरुजी इस प्रश्न का राइट आंसर आखिरकार ये है। इंग्लिश भी देख सकते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स वर ब्रॉट फ्रॉम यूक्रेन टू इंडिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, आप सभी जानते हैं। भारत सरकार ने अथक प्रयास किया कि यूक्रेन में पढ़ने वाले जो हमारे मेडिकल छात्र हैं उनको वापस सुविधाजनक तरीके से लाया जा सके, और इसके लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया था, जैसा कि आप सभी बता भी रहे हैं। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का ज्यादातर बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, और यही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बहुत शानदार, लाजवाब तरीके से आपने इसका जवाब दिया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की, कब मनाया जाएगा बताना है। 5 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, 15 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट डॉल्फिन डे विच विल बी सेलिब्रेटेड ऑन। प्रत्येक जीव का संरक्षण, प्रत्येक जीव की प्रजाति का संरक्षण बहुत जरूरी है ना। इसी उद्देश्य से डॉल्फिन डे जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाना है। कब मनाया जाना है बताइए भाई, फटाफट से लगा डालिए जल्दी से। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा। ज्यादातर बच्चों ने बताया 5 अक्टूबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर बेटा। 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन डे मनाया जाना है। प्रतिवर्ष भारत सरकार ने ये क्या किया है, अनाउंसमेंट किया है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मेरे प्यारे बच्चा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को किस रूप में घोषित किया है ये बताना है। मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतरराष्ट्रीय वर्ष, और इनमें से कोई नहीं। द ईयर 2023 हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ईयर ऑफ थिक ग्रेन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हीट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, नन ऑफ दीज। 4 ऑप्शंस आपके सामने, बता डालो भाई जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। बहुत सारे शानदार प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं, एक एक करके आप पढ़ते रहिए और आंसर देते रहिए, सफलता की ओर अग्रसर होते रहिए। ठीक इसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलने वाले हैं बेटा आगामी एग्जाम्स में, जिनको आप देने जा रहे हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। इस प्रश्न का भी आंसर आपने दे दिया, मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा,
बहुत अच्छे, तीनों प्रश्न करंट अफेयर्स से मिले अब तक आपको। इसके बाद अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है बच्चा। चौथा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? ऑप्शन नंबर ए मुरादाबाद है, ऑप्शन नंबर बी पटना है, ऑप्शन नंबर सी कोटा है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। अकॉर्डिंग टू द एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2020 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, विच सिटी ऑफ इंडिया हैज द सेकंड हाईएस्ट नॉइज पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड? जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए बेटा। ये करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न पीएससी लेवल पर पूछा जा चुका है ना, और आप सभी बताएंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। जल्दी से ललित कौशिक जी, ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। आप सभी का आंसर मेरे सामने है। ज्यादातर बच्चे ऑप्शन नंबर ए को इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मान रहे हो, वो बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश का शहर मुरादाबाद इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, शाबाश। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, बहुत सारे हवाई अड्डों के नाम आपने सुन रखे हैं, लेकिन सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है बताइए। कोचीन ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी। द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑपरेटेड बाय द सोलर एनर्जी इन इंडिया इज, जल्दी से बताइए। करंट अफेयर से रिलेटेड एक और बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप सभी का आंसर इस बार गलत है, कोच्चि आंसर लगा रहे हैं ज्यादातर बच्चे, लेकिन राइट आंसर इज न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ऐसा हवाई अड्डा जो सौर ऊर्जा संचालित बन गया, पहला हवाई अड्डा है भैया। ठीक है, याद रखिए, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स में से, ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, ओजोन दिवस बताइए भाई, ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है। 16 सितंबर ऑप्शन नंबर ए, 30 जनवरी ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शंस। ऑन विच डेट ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड? ठीक है, ओजोन डे, ओजोन परत संरक्षण की दिशा में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने की कारण के लिए ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को मनाया जाता है, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। याद कर लेना, भूल मत जाना मेरे प्यारे बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कभी भी पूछा जा सकता है। 7वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? 2-2 हजार रुपए खाते में आ रहे हैं, आपके भी, आपके पिताजी के खाते में शायद आ चुके हों, है ना। 1 नवंबर 2017, 1 जनवरी 2018, 1 फरवरी 2019 और 1 अप्रैल 2020, है ना। बताइए, ऑन विच डेट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वाज लॉन्च्ड? जल्दी से बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। भारत सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना स्टार्ट हो चुकी है ना, और किसानों को उसके तहत क्या मिल रहे हैं? पैसा, रुपया, ठीक, आर्थिक मदद मिल रही है। अब ये जानना तो बहुत जरूरी है कि आखिरकार वो योजना कब से स्टार्ट हुई, है ना। बहुत शानदार प्रश्न है। 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट हुई बेटा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं लिया वो फटाफट से ले लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न, मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सवाई माधोपुर है, ऑप्शन नंबर बी करौली, ऑप्शन नंबर सी बूंदी और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन May 2020, Ramgarh Vishdhari Sanctuary has been converted into a tiger reserve. This sanctuary is located in which district of Rajasthan? करेक्ट आंसर बता डालिए भाई जल्दी से। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आंसर फिर से आ गया ऑप्शन नंबर सी के रूप में, और जी हाँ, राजस्थान का बूंदी जिला ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बहुत सही, ज्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न, ज्यादातर प्रश्नों का सही जवाब दिया, और इस सिलसिले को आप फिर आगे भी जारी रखोगे इस उम्मीद के साथ। 9वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने,
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सूर्य अध्ययन हेतु प्रस्तावित मिशन का क्या नाम है? आदित्य L1, मणिकरण L1, सूर्यनाथन L1, इनमें से कोई नहीं। What is the name of the mission proposed by the Indian Space Research Organization for the study of the sun? 4 ऑप्शंस हैं, बता दो बच्चा इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बेटा। टेलीग्राम ग्रुप में बेटा कोई भी, सुमित नागर जी, कोई भी अगर आपका डाउट है टेलीग्राम ग्रुप में पूछिए, वहां पर जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चा। ज्यादातर बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर देने में स्पीड थोड़ी धीमी दिखाई है, यानी कि आपको पता नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन जिन बच्चों ने आदित्य L1 इस प्रश्न का सही जवाब माना है वो बिल्कुल सत्य जवाब दे रहे हैं। आदित्य L1 ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसरो द्वारा जो सूर्य अध्ययन के लिए प्रस्तावित मिशन है उसका नाम आदित्य L1 ही है। चलिए भैया, 10वां महत्वपूर्ण प्रश्न, हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। कुछ ऐसे प्रश्न, मार्गदर्शक प्रश्न आपके सामने ऐसे आने हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब पहला उपदेश, पहला धर्मोपदेश किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्ध गिव हिज फर्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तन, है ना? जल्दी से बता डालिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आखिरकार क्या है? जी 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 मेरे भैया, ऑप्शन नंबर बी की बयार है, सारनाथ आप बोल रहे हैं। सारनाथ राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है भैया। 6 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में जब महात्मा गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपने उपदेश देना प्रारंभ किया था, और उसमें पहला उपदेश जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं वो सारनाथ में दिया था। ठीक है भैया, चलिए 11वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है, उसका नाम आपको बताना है। सारनाथ ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शंस हैं। द फेमस पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ द बोथ बौद्धिस्ट एंड जैन्स इन उत्तर प्रदेश इज, कौन सा है भैया? एक ऐसा तीर्थ स्थल जो बौद्ध और जैन दोनों धर्मों से संबंधित है, उसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर आप लोगों ने बताया है भैया, वो बताया है क्या? कौशाम्बी, और वही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी है। इलाहाबाद प्रयागराज से 33 मील दूर स्थित कोसम नामक स्थान को ही पहले कौशाम्बी कहा जाता था। जैन ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कुशाम्ब नामक वृक्षों की प्रधानता के कारण इसे कौशाम्बी कहते हैं। और भगवान बुद्ध ने कई धर्मोपदेश यहां दिए, बहुत सारे अनुयायी यहां बनाए थे, यानी कि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों से जुड़ा हुआ स्थान है कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। 12वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? 1905, 1909, 1911, इनमें से कोई नहीं। इन विच ईयर वॉज द मार्ले मिंटो रिफॉर्म बिल पास्ड? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताना है। भारत की एकता को खंडित करने वाला ये बिल मार्ले मिंटो सुधार कब पास किया गया था? आप जानते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1909 के रूप में इसको पारित किया गया था, और इसी में भारत की एकता पर क्या किया गया था? कुठाराघात, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल इसी रिफॉर्म बिल के द्वारा प्रदान किया गया था। विशेष ध्यान रखना, भारत की एकता पर कुठाराघात करने वाला यह बिल था, और इसको किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार के रूप में हम लोग जानते हैं। आप सभी हिस्ट्री विशेषज्ञ हैं, सही जवाब आपने दिया है। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी? बताइए भाई, दिल्ली भारत की राजधानी है वर्तमान में, लेकिन दिल्ली से पहले ब्रिटिश पीरियड में राजधानी कहां हुआ करती थी, ये बताना है। कलकत्ता में, बंबई में, पटना में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं मेरे भैया। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर दिल्ली ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, है ना? जल्दी से राइट आंसर इस प्रश्न का भी मुझे बता दीजिए, है ना? चलिए भैया, सभी का एक स्वर में आंसर आ गया जी। गुरुजी, इस प्रश्न का राइट आंसर तो कलकत्ता है। बिल्कुल सही कह रहे हो जी, ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। दिल्ली से पहले राजधानी कलकत्ता में हुआ करती थी, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बन रही थी तो कलकत्ता क्या है? समुद्र के नजदीक था, जहां पर
पहुंच बनाना विदेशी यानी कि जो शत्रु था उसके लिए आसान था, इसीलिए उसे चेंज किया गया। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम भारत आए 1911 में और उनकी यात्रा के दौरान ही बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई और राजधानी स्थानांतरण की भी घोषणा कर दी गई। कलकत्ता से कहां स्थानांतरित की गई? दिल्ली में। चलिए भैया, 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? अगर आपको पता है कि दिल्ली से पहले राजधानी कलकत्ता थी यानी कि उसको ट्रांसफर किया गया, तो अब यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि उस दौरान भारत का वायसराय कौन था? बताओ भाई। लॉर्ड मेयो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लॉरेंस ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शन है मेरे भैया। हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन 1912? जल्दी से मुझे राइट आंसर बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चा। और इस प्रश्न का आप सभी बच्चे गलत आंसर देंगे ऐसा मुझे अंदाजा था और आपने गलत आंसर दे भी दिया है। आप बता रहे हो लॉर्ड मिंटो, लेकिन बेटा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। कभी कभी ऑप्शन नंबर डी भी आंसर हो जाता है, उसको भी हमें चेक कर लेना चाहिए। लॉर्ड होर्डिंग, लॉर्ड होर्डिंग, ठीक है, वो इस समय भारत के वायसराय थे, लॉर्ड होर्डिंग। ठीक, चलिए तो राइट आंसर मिला, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए भैया, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? जल्दी बताइए। एक प्रश्न बनता है, बारीकी है इन 2 प्रश्नों में, 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक प्रश्न बनता है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया सर्वप्रथम, और एक प्रश्न यह बन सकता है कि सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की। 2 प्रश्न हैं, एक होम रूल लीग आंदोलन और दूसरा होम रूल लीग, है ना, ध्यान से पढ़िएगा। 4 ऑप्शंस हैं, एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू ऑप्शन नंबर बी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी। हु फर्स्ट स्टार्टेड द होम रूल लीग मूवमेंट, है ना। 4 ऑप्शंस, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चा, क्या इस प्रश्न का सही जवाब है? और आप सभी से मुझे जैसी उम्मीद थी आपने राइट आंसर लगाया है। एनी बेसेंट ही वो व्यक्ति या महिला थी जिन्होंने सर्वप्रथम होम रूल लीग आंदोलन चलाया। हालांकि होम रूल लीग की स्थापना सबसे पहले तिलक महोदय ने की थी, लीग बनाई तिलक महोदय ने, लेकिन इस नाम से आंदोलन सर्वप्रथम चला दिया एनी बेसेंट ने। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, बताइए भाई, इकोनॉमिक्स से संबंधित प्रश्न। नेपानगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह कौन सा है? सीमेंट ऑप्शन नंबर ए, उर्वरक ऑप्शन नंबर बी, हथकरघा ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शंस हैं। द इंडस्ट्री फॉर विच नेपानगर इज नोन इज, फटाफट से बता दो, ठीक है, जल्दी से बता दो। करेक्ट 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 आंसर बता दो भाई। आप सभी ने बताया है कागज उद्योग, और जो बिल्कुल क्या है, सही है, लेकिन यहां पर कागज उद्योग तो दे ही नहीं रखा भाई, इसमें तो इनमें से कोई नहीं, फिर इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अखबारी कागज के उत्पादन के लिए फेमस है। इसके लिए अखबारी कागज के उत्पादन के लिए नेपानगर फेमस है, इसीलिए तो मैं कह रहा था डी ऑप्शन को हल्के मत लेना, डी ऑप्शन को भी विशेष तौर पर लेना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया? आप जानते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, यहां पर इस्पात कारखाने एस्टेब्लिश किए गए। किस देश की सहायता से एस्टेब्लिश किए गए भिलाई में, ये बताना है। इंग्लैंड ऑप्शन नंबर ए, जापान ऑप्शन नंबर बी, रूस ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नंबर डी। भिलाई स्टील फैक्ट्री वाज बिल्ट विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री? ठीक, लगा डालो भाई आंसर क्या है इस प्रश्न का। चलिए बहुत अच्छा। तो आप जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में उद्योगों के विकास पर क्या हुआ, विचार हुआ, लेकिन वो विचार जो है हकीकत में तब्दील हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मेरे प्यारे बच्चों सोवियत संघ के सहयोग से, किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से भिलाई नामक स्थान पर एक इस्पात से संबंधित संयंत्र की स्थापना की गई थी। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखना है,
18वां प्रश्न, बिना देर किए बिना विलंब किए समय बर्बाद किए आपके सामने, निम्न में से कौन सा देश अपने संपदा को सकल राष्ट्रीय सुख के आधार पर नापता है, न कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर? एक ऐसा देश जो सकल राष्ट्रीय सुख के आधार पर अपनी संपदा को मापता है, न कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पर, जो कि ज्यादातर देश मापते हैं। बताइए। ऑप्शन नंबर ए नेपाल, ऑप्शन नंबर बी भूटान, ऑप्शन नंबर सी वर्मा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इकोनॉमिक्स से संबंधित एक और प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मेजर्स इट्स वेल्थ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट? जल्दी से राइट आंसर बता दो भाई। चलो भाई, तो इसका मतलब आप कंफ्यूज हो गए, कोई बता रहा है बर्मा, कोई बता रहा है नेपाल, है ना? लेकिन बेटा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो भूटान है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1970 के दशक में यहां के जो नरेश थे, पूर्व नरेश जिग्मे सिंगे वांगचुक, उन्होंने जो सकल राष्ट्रीय सुख है उसको वहां की वेल्थ का इंडिकेटर माना था, उसे अपनाया था, सकल राष्ट्रीय सुख को, इस इंडेक्स को अपनाया था। ठीक है भाई। चलिए भैया, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा गया, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ेगा, घटेगा, यथावत बना रहेगा? इनमें से कोई नहीं। साइंस से संबंधित बेहतरीन प्रश्न, व्हेन एन एयर बबल राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ लेक टू द अपर सरफेस इट्स शेप इज will increase, will decrease, will remain the same, none of these? बताओ भाई फटाफट से, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है? सही जवाब मेरे प्यारे बच्चा आप लोगों को बताना है, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है? बताइए भाई फटाफट से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ज्यादातर बच्चों ने बोला ए बढ़ेगा, बिल्कुल सही जवाब है। जब वो बॉटम से ऊपर की ओर आएगा तो क्या होगा भाई, उस पर प्रेशर घटेगा, और जब वो प्रेशर घटेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20वां प्रश्न स्क्रीन पर, 20वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, बिना विलंब ज्यादा से ज्यादा प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखने हैं। ठीक है। मेरा नेम अरुण सक्सेना है बच्चा, जिसको मेरा नेम जानना है वो ध्यान रखिए, अरुण सक्सेना नाम है मेरा। पानी का आपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है, यानी कि पानी का जो रिलेटिव डेंसिटी है मैक्सिमम किस टेम्परेचर पर होगा बताना है। 0 डिग्री, 4 डिग्री, 50 डिग्री, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट द फॉलोइंग टेम्परेचर। बताओ भाई फटाफट से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर आखिरकार क्या है। और अगर इस प्रश्न के सही जवाब की चर्चा मैं बच्चा आपके साथ करूं तो आप सबने बताया है 4 डिग्री पर होगा। आप जानते हैं कि ज्यादातर द्रव गर्म करने पर क्या होता है, उनका आयतन बढ़ता है और उनका जो सापेक्षिक घनत्व है वो घटता है ना, घनत्व घटता है। लेकिन पानी उल्टा काम करता है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। इस बीच पानी का आयतन क्या होगा, घटेगा, और घनत्व क्या है, बढ़ेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का आयतन है वो न्यूनतम और जो घनत्व है वो अधिकतम होगा। ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बहुत सरल प्रश्न है, बहुत पॉपुलर प्रश्न है, कभी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। इसको टपके की संज्ञा हम लोग दे सकते हैं, यानी कि इसको संभाल के रखिएगा, कभी भी टपक सकता है। 21वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? अब देखिए भाई, गुरुजी चश्मा लगा रहे हैं, ये रहा। पढ़ने में यानी कि टीचिंग में, सेल्फ स्टडी में इस लेंस का बहुत उपयोग है। बताइए किस प्रकार का लेंस है? अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, साधारण है, ए व बी दोनों है। What type of the lens is used for the reading glasses? Concave, convex, simple, both A and B? जल्दी बताइए भाई, क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, जनसाधारण से जुड़ा हुआ प्रश्न है, व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 21वां प्रश्न, आप सभी लोग डाउट में फंस गए, कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है कि ऑप्शन नंबर ए बी सही है कि ऑप्शन नंबर ए सही है। कुछ बच्चे ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ अन्य विकल्पों को बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों ने माना ऑप्शन नंबर बी, और वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, साधता है एक बिंदु पर। अभिसारी लेंस भी इसको कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, और यही पढ़ने के काम आने वाला ग्लास है। चलिए भैया, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, जिसको नहीं आता था अब उसको आ गया, ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखने जा रहा हूं।
एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताओ भाई। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन, चैडविक, रदरफोर्ड, न्यूटन। जल्दी से बताइए भाई, हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन एटम? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। आपने पढ़ रखा होगा ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ये वाला सेंटेंस आपने सुना होगा, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। इस हिसाब से कौन बना? ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक महोदय ने की, 1932 ईस्वी में की थी भाई। चलिए 23वां महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है। 23वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। आपसे पूछा गया है कि नील गाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? नील गाय देखिए ना, खेतों में यात्रा करते हो तो नील गाय मिल जाती है खेतों में भाई। किस कुल में आती है? गैया के कुल में आती है कि भैंस के कुल में आती है? बताओ भाई फटाफट से। गाय के कुल में आ रही है, बकरी के कुल में आ रही है, भेड़ के कुल में आ रही है कि हिरण के कुल में आ रही है? द नील गाय कम्स द फॉलोइंग फैमिली, है ना। जल्दी से बता दो भाई किस फैमिली के अंतर्गत आ रही है ना। बोलो जल्दी से। गाय, ज्यादातर बच्चों ने बता दिया ऑप्शन नंबर ए काऊ। आखिरकार गाय है, उसका नाम साफ लिखा हुआ नील गाय, गाय जुड़ रहा है, राइट आंसर गाय होगा, जाहिर सी बात है। आप मान के चल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आप मान के चल रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चा, इस प्रश्न का राइट आंसर हिरन है। क्या है? हिरन। जिसके स्थायी सींग हो उसे हिरणों की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। और यहां पर जो नील गाय है वो हिरणों की ही एक क्या है? प्रजाति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। गाय पीछे जुड़ रहा है, इसका मतलब गाय की प्रजाति नहीं है मेरे प्यारे बच्चा, ध्यान रखना। हिरण राइट आंसर है, विशेष ध्यान रखना, इसीलिए ये प्रश्न रखा है मैंने आपके सामने। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, वयस्क मानव में होती हैं 204 अस्थियां, 206 अस्थियां, 208 अस्थियां, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। वयस्क मानव में, एडल्ट ह्यूमन में कितनी अस्थियां होती हैं बताइए भाई। एडल्ट ह्यूमंस हैव 204 बोन्स, 206 बोन्स, 208 बोन्स, नन ऑफ दीस। करेक्ट आंसर आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चा। क्या इस प्रश्न का सही जवाब है, यह आपको चयनित करके बताना है। बताइए भाई, वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं? आप सभी ने एक स्वर में आंसर बता दिया है 206। और मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी ही है। एक एडल्ट पर्सन में, एक वयस्क मानव में 206 अस्थियां ही होती हैं। कई बार प्रश्न आता है, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने, 25वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? सबसे कठोर भाग हमारे शरीर का कौन सा है? अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन और इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस हैं यहां। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी? बताओ भाई फटाफट से। बोन, एनिमल, एटीसी, है ना। करेक्ट आंसर आप लोगों को चयनित करके मुझे बता देना है। सही जवाब आखिरकार ये है। चलिए भैया, तो इसको लेकर भी सस्पेंस में है, इसको लेकर भी सस्पेंस में है। कोई बी बता रहा है, कोई डेंटाइन को बता रहा है। खैर जो भी है, ज्यादातर बच्चों ने तो बी को ही बताया है, और जिन्होंने बी को बताया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दिए हैं मेरे प्यारे बच्चा। कहां पर पाया जाता है एनिमल? एनिमल पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चा, ध्यान रखना, एनिमल कहते हैं इसको। जो एनिमल है वो कहां पाया जाता है? दांत के ऊपर जो सफेद परत है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट इनका बना होता है। ये शरीर का सबसे दृढ़ भाग है, क्या? दंतवल्क, एनिमल। ठीक, राइट आंसर प्राप्त हो गया आपको। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखने जा रहा हूं, और नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। 26वां प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती हैं? मानव शरीर की सबसे ज्यादा मजबूत मांसपेशियां कहां हैं बताइए। वेयर आर द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी? इन द जॉ, इन थिक, इन नेक और नन ऑफ दीज। जबड़े में, जांग में, गर्दन में, इनमें से कोई नहीं। बता दो भाई। बहुत अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं, बिल्कुल यही सेट थोड़ी ना मिल जाएगा, फिर तो पढ़ना ही छोड़ दोगे तुम। ऐसे प्रश्न मिलेंगे, ऐसे बन सकते हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। अब ये तो ही नहीं कि यही प्रैक्टिस सेट मिल जाए, पढ़ना छोड़ दो फिर, है।
तो बताओ भाई फटाफट से, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां होती हैं? और अगर इस प्रश्न के आंसर को दिया जाए तो मेरे प्यारे बच्चा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मानव शरीर में सबसे ज्यादा मजबूत मांसपेशियां जबड़े में होती हैं। कहां होती हैं? जबड़े में होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है भैया, चलिए भैया, तो मिस्टर स्टडी जी पहले आप सभी प्रश्नों के आंसर दीजिए, तब हम मानेंगे कि आपको प्रश्न सरल लग रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन नंबर ए है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है ओडिशा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। इन विच स्टेट आर द अरावली रेंजेस लोकेटेड? आप जानते हैं भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अरावली पर्वतमाला है, सभी को पता है। और वो कहां, किस राज्य में लोकेटेड है? तो आप जानते हैं गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में, इनमें इसका विस्तार पाया जाता है। लेकिन बाकी तो राज्यों के नाम नहीं है, केवल राजस्थान दे रखा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट आबू नामक प्रसिद्ध पर्वतीय पर्यटन नगर यहीं स्थित है और गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है। 28वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो है। तटीय मैदानों से, कोस्टल प्लेन से, भूगोल से संबंधित प्रश्नों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका। कर्नाटक तट ऑप्शन नंबर ए, मालाबार तट ऑप्शन नंबर बी, कोंकण तट ऑप्शन नंबर सी, कोरोमंडल तट ऑप्शन नंबर डी। चार ऑप्शन है। The northern part of the western coastal plain of India is also known by the other name. ठीक है, जल्दी से बताइए भाई क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा? है ना, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो नदर्न पार्ट है मेरे भैया, वो किस नाम से जाना जाता है? गुजरात से लेकर गोवा तक इसको हम किस नाम से जानते हैं भैया? कोंकण तट। गोवा से लेकर मंगलौर तक हम इसको किस नाम से जानते हैं? कन्नड़ तट। ठीक है, और मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक हम इसको किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट। किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट। तो इस प्रकार से तीन विभागों में बांटकर इसको देखा जा सकता है। सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा मिल रहा है? कोंकण तट। इसीलिए राइट आंसर क्या होगा? कोंकण तट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को लगा डाला, समझ लो उन्होंने बिल्कुल सही आंसर बता डाला। चलिए 29वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने। 29वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है भैया। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है ना? मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ द कंट्री बताइए। माजुली ऑप्शन नंबर ए है, अंडमान ऑप्शन नंबर बी है, लक्षद्वीप ऑप्शन नंबर सी है, सालसेट ऑप्शन नंबर डी है। चार ऑप्शंस है मेरे प्यारे बच्चा, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया इज, जल्दी से करेक्ट आंसर मुझे बताना है ना? भारत का सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप, इसमें अटक गए होंगे आपने, क्योंकि आपने द्वीपों में पढ़ रखा होगा केवल अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। अब यहां पर क्या आंसर है पता नहीं है, मैं बता देता हूं। सालसेट इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। महाराष्ट्र में मुंबई और ठाणे, कौन कौन सा इलाका? मुंबई और ठाणे दोनों के दोनों सालसेट द्वीप पर ही स्थित हैं और ये मोस्ट पॉपुलस आइलैंड ऑफ इंडिया है। ठीक है, अगर हम बात करें माजुली की, तो ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। रिवराइन आइलैंड ऑफ इंडिया है ना, नदी द्वीप, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, असम राज्य में स्थित है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला द्वीप देखा जाए तो फिर सालसेट है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छा। जिन बच्चों ने अब तक ज्यादातर प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, समझ लीजिए आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर चल रही है। अभी प्रश्नों का सिलसिला खत्म हुआ नहीं है, कई जीत अभी बाकी हैं, कई हार अभी बाकी हैं। ये तो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब अभी बाकी है। आज तो पहला जो सेट है वो स्टार्ट हुआ है। अभी तो आपके एग्जाम तक लगातार आपको बेहतर से बेहतर क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूं। आप सभी यार दोस्तों तक फैला दीजिए। 3 बजे कहीं हिलना नहीं है। अगर सिलेक्शन लेना है,
25 मार्क्स में से ज्यादातर मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं तो 3 बजे हिलिएगा नहीं, 3 बजे आ जाइएगा क्लास में और बेहतर से बेहतर प्रश्नों पर चर्चा मेरे साथ करिएगा। बताइए भाई, एक एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ बेहतरीन प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, असम में। इन विच स्टेट इज द साइलेंट वैली लोकेटेड इन इंडिया? 4 ऑप्शन हैं भैया। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर बता सकने में सक्षम हैं, ऐसा मेरा मानना है। लगा दीजिए भाई फटाफट से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। और आप जानते हैं कि जो साइलेंट वैली है, शांत घाटी है, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? मौन घाटी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चा? मौन घाटी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और अगर हम बात करें मेरे भैया मौन घाटी की, शांत घाटी की, तो कहां पर स्थित है? तो केरल में स्थित है। कहां पर स्थित है? केरल में स्थित है। केरल के पलक्कड़ क्षेत्र में स्थित है। और अगर मैं बात करूं इसकी ये फेमस किस लिए है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं भैया, जैव विविधता के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? बायोडायवर्सिटी के लिए फेमस है। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है, भारत में जो सर्वाधिक मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी वाला जो इलाका है, वो केरल का शांत घाटी, मौन घाटी अथवा साइलेंट वैली है। ठीक है भैया, 30 प्रश्न हो गए। 30 प्रश्नों तक आपने अपनी पकड़ बना ली है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं और आज की क्लास का 31वां प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने ये रहा। चेरापूंजी स्थित है, कहां पर स्थित है? नागा पहाड़ियों में, गारो पहाड़ियों में, खासी पहाड़ियों में, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चा, सही जवाब आपको बता देना है। चेरापूंजी इज सिचुएटेड एट नागा हिल्स, गारो हिल्स, खासी हिल्स, नन ऑफ दीस। बता दो भाई, जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बता दो, सही जवाब आखिरकार क्या है। ठीक है भैया, चलिए बढ़िया, बताइए भाई, बताइए। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादातर बच्चों ने बता दिया खासी पहाड़ी, और आपने आंसर जो बताया है वो बिल्कुल सही जवाब बताया है। चेरापूंजी हो, मासिनराम हो, ये दोनों के दोनों इलाके जो हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? वो दोनों के दोनों इलाके आपके जाने जाते हैं किस लिए मेरे प्यारे बच्चा? वो दोनों इलाके जाने जाते हैं वर्षा के लिए। भारत में होने वाली सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम में होती है। विशेष ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चा, मासिन राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और चेरापूंजी और मासिन राम मेघालय राज्य में, मेघालय कौन सा राज्य है? मेघालय राज्य है, और वहां खासी पहाड़ियों पर के पास स्थित हैं। ठीक है भैया, 31 प्रश्न आज की इस क्लास में मेरे पास थे। उन सभी प्रश्नों को मैंने आपके सामने रखा। आप सभी लोगों को क्लास बेहतर लगी होगी। आप सभी लोगों के लिए इस सिलसिले को आज के बाद रेगुलरली मैं जारी रखूंगा और आप सभी पूर्ण सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा भी है। ठीक है भैया, प्रश्न आपको अच्छे लगे कि नहीं लगे? जल्दी से बताओ भाई, कमेंट करके, फटाफट से कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट एक बार देख लेता हूं भाई, आपके कमेंट एक बार मैं देख लेता हूं, है ना। जल्दी से आप लोगों को बताना है भाई मेरे क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक, बहुत अच्छा मेरे बच्चों, बहुत अच्छा। चलिए भैया, तो आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों में से ज्यादातर लोगों ने भैया इन प्रश्नों का सही जवाब दिया है। और दीपू जी, अभिषेक जी, अमन कुमार जी इत्यादि सभी बच्चे, अभिषेक कुमार जी, नरेंद्र सिंह जी, राघव जी, विजय जी, है ना, नितेश चौहान जी, विपिन जी, हिमांशु जी, अर्जुन जी, सभी बच्चों ने इस क्लास का अच्छी तरीके से आनंद लिया और पूरा 1 घंटा इस सेशन को दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं कहना चाहता हूं, कठिनाइयों से कभी डरना नहीं है ना। कठिनाइयों का सामना करना है और कठिनाइयों का सामना करते हुए सफलता की ओर हम लोगों को अग्रसर होना है। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे साथ पांव पांव चली। सफर जब धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छांव छांव चली।
ठीक है भाई, इन्हीं शब्दों के साथ क्लास स्टार्ट की थी, इन्हीं शब्दों के साथ क्लास का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।